परछाई एपिसोड 99। अब आगे। युवराज गुस्से में बालकनी की रेलिंग को पकड़कर सिद्धार्थ को घूर रहा था। सिद्धार्थ अपनी कार से बाहर निकलकर सुहानी की तरफ आता है और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुहानी उसे अपना हाथ नहीं देती। अक्षय की नज़र भी अभी सिद्धार्थ पर ही थी। वो दुखी होकर मन ही मन कहता है, मैं अपने दोस्त के लिए जिस कंपटीशन से वो बाहर हो गया था, उसकी ट्रॉफी तो कोई और ही ले जा रहा है। इस वक्त अक्षय को युवराज से ज्यादा अपने लिए बुरा लग रहा था। तभी अक्षय की नज़र युवराज पर पड़ती है, जो सिद्धार्थ को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। अक्षय युवराज से कहता है, भाई, ये ऑडी वाला कौन है और सुहानी इसके साथ क्या कर रही है? क्या वो सुहानी का? अक्षय इतना ही कह पाया था तभी युवराज सिद्धार्थ को घूरते हुए कहता है, नहीं, सुहानी उससे कल ही मिली है। अक्षय आगे कहता है, लेकिन इनको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। देख सुहानी कैसे उससे मुस्कुराकर बातें कर रही है, कभी तुझसे ऐसे बात की है उसने? और दिखने में भी वो ऑडी वाला हैंडसम है। युवराज अक्षय को गुस्से से देखता है। युवराज का गुस्सा देखकर अक्षय घबराते हुए कहता है, मेरा मतलब तुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है, फिर भी अच्छा तो दिख रहा है। अक्षय की बातें युवराज का गुस्सा और भी बढ़ा रही थी। वो सुहानी पर डाउट नहीं कर रहा था, लेकिन उसे सिद्धार्थ की वाइब अच्छी नहीं लग रही थी और ना उसका सुहानी के आसपास रहना युवराज को पसंद आ रहा था। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी अक्षय के साथ घर क्यों आई है। युवराज यही सोच रहा था तभी वो देखता है कि विवेक बंगले से बाहर लॉन में आता है और वो सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है। सुहानी को चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। ये देखकर युवराज को सिचुएशन कुछ कुछ समझ आने लगती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद सिद्धार्थ अपनी कार लेकर दीवान विला से बाहर जाता है। बाहर जाते हुए उसे अपनी कार के साइड मिरर से बालकनी में खड़ा युवराज दिख रहा था, जिसे देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। सिद्धार्थ के वहां से जाते ही युवराज अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करता है और कॉल रिसीव होने पर कहता है, रॉबिन, जो लड़का अभी घर आया था, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेक इट क्विक। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है और लिविंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। युवराज फर्स्ट फ्लोर से नीचे लिविंग एरिया की तरफ देखने लगता है, जहां सुहानी निशा, विवेक और शुभ्रा के साथ बैठी हुई थी। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी तेरे पैर को क्या हुआ? सुहानी कहती है, अरे ये बस थोड़ी मोच आ गई है। विवेक सुहानी से कहता है, ये तो हमें भी दिख रहा है कि तुम्हारे पैर में मोच आई है, लेकिन ये हुआ कैसे? और वो लड़का कौन था जो तुम्हें छोड़ने आया था? सुहानी जवाब देते हुए कहती है, वो सिद्धार्थ है, हमारे सीनियर। कल मैं उनसे लाइब्रेरी में मिली थी और आज जब मैं कॉलेज से बाहर निकल रही थी, तभी उनकी कार से मुझे थोड़ी सी ठोकर लग गई और मेरे पाँव में मोच आ गया। निशा फिक्र करते हुए कहती है, सुहानी, मुझे लगता है कि तेरी ग्रह दशा बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। कल तेरे हाथ में चोट लगी थी और आज पैरों में। तू प्लीज अपना थोड़ा ध्यान रखा कर। ऊपर खड़ा युवराज लिविंग एरिया की सारी बातें सुन रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन सिद्धार्थ पहले दिन से ही उसे सही नहीं लग रहा था। सुहानी अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, जो कि फर्स्ट फ्लोर में था। निशा और विवेक सुहानी की सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर रहे थे, लेकिन सुहानी को चलने में काफी तकलीफ हो रही थी और वो तकलीफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। युवराज सुहानी के गुस्से की वजह से इस वक्त उसे फेस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सुहानी को तकलीफ में देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो फौरन नीचे उतरकर सुहानी के पास जाता है। सुहानी युवराज को अपने करीब आते देखकर समझ जाती है कि वो आगे क्या करने वाला है। युवराज के नज़दीक आते ही सुहानी कहती है, युवराज सर, मैं खुद। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए सुहानी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। निशा भी युवराज के पीछे जाने लगती है, तभी विवेक निशा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। विवेक चाहता था कि युवराज और सुहानी आपस में बात करें, जिससे सुहानी की नाराजगी कुछ कम हो। युवराज बिना कुछ कहे सुहानी को उसके कमरे के अंदर ले जाकर बेड पर बैठा देता है। इसके बाद वो सुहानी के पैर को भी बेड पर रख देता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी अनकंफर्टेबल होकर कहती है, युवराज सर, मैं ठीक हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सुहानी की आवाज में अभी भी नाराजगी थी। युवराज सुहानी की बात को इग्नोर करते हुए सुहानी के पाँव को अपने हाथ में लेता है। सुहानी ने एक लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था। युवराज उसका स्कर्ट सिर्फ उतना ही ऊपर उठाता है कि वो सुहानी की एंकल को देख सके, जहां सुहानी को मोच आई थी। सुहानी के दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है। युवराज के उसके पाँव को हाथ लगाते ही सुहानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं
जो युवराज महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। युवराज एक नज़र सुहानी को देखता है और अगले ही पल उसका पैर एक झटके से हल्का घुमा देता है। युवराज के ऐसा करते ही दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है और वो लगभग रोते हुए कहती है, युवराज सर, ये आप क्या कर रहे हो? अब इस तरह से आप मुझसे बदला लोगे क्या? युवराज अभी भी कुछ नहीं कहता। वो बेड से उठकर सुहानी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे उसके पैरों पर खड़ा कर देता है। जैसे ही सुहानी अपने पैरों पर खड़ी होती है, उसे एहसास होता है कि उसके पैर का दर्द अब ठीक हो चुका है। सुहानी चौंक जाती है और हैरानी से युवराज को देखने लगती है, लेकिन युवराज बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। युवराज को इस तरह से खामोश देखकर अब सुहानी को खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो खुद से कहती है, युवराज सर, मुझसे गुस्सा हो गए क्या? होंगे कैसे नहीं, मैं कल से उनके साथ इतनी बदतमीजी से बिहेव कर रही हूँ। वो मुझे ही बचाने के लिए तो मुझे उस जंगल से लेकर आए थे और मैं कब से उन पर ही चढ़े जा रही हूँ। आई थिंक मुझे उन्हें सॉरी कहना चाहिए। दूसरी तरफ युवराज को इस तरह से सुहानी के कमरे से बाहर जाते हुए विवेक देख लेता है। युवराज इस वक्त सुहानी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, वो बस सुहानी की नाराजगी से परेशान था। युवराज सुहानी को मनाना तो चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि लोगों को मनाया कैसे जाता है। पता भी कैसे होता, उसने पहले कभी ये सब किया ही नहीं था, या फिर उसे अपनी लाइफ में ऐसा करने का कभी मौका भी नहीं मिला था। युवराज अपने कमरे में आकर खुद को काम में बिजी कर लेता है। रात हो चुकी थी। युवराज डिनर के बाद अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। युवराज की आदत थी कि जब वो किसी चीज़ से बहुत परेशान हो जाता है, वो खुद को अपने काम में बिजी कर लेता है। युवराज अपना काम कर ही रहा था, तभी कोई उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। युवराज उस आवाज़ को सुनकर अपने लैपटॉप पर नज़र बनाए हुए कहता है, कम इन। विवेक हाथ में एक फाइल लिए एक कमरे के अंदर आता है। वो फाइल आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर, रॉबिन ने मुझे ये फाइल आपको देने के लिए कहा है। युवराज विवेक की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और विवेक युवराज के पास जाकर उसे वो फाइल दे देता है। विवेक बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, युवराज कहता है, विवेक। युवराज के मुंह से अपना नाम सुनकर विवेक पीछे मुड़कर कहता है, हाँ युवराज सर। युवराज अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए कहता है, वो आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। विवेक कहता है, व्हाट? युवराज खुद को बिजी प्रीटेंड करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि सुहानी को क्या पसंद है? ये कहते हुए युवराज को काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन सुहानी के लिए वो अपना ईगो साइड में रखकर विवेक से ये सवाल कर रहा था। लेकिन फिर भी युवराज अपने बिहेवियर से ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये सवाल बहुत कैजुअली पूछ रहा है। उसे इस सवाल के जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। युवराज की बात सुनकर विवेक के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उस स्माइल को छुपा लेता है। युवराज का सवाल सुनकर विवेक एक लंबी गहरी सांस लेता है, जैसे वो बहुत हिम्मत का काम करने वाला हो। वो अपने डर को कंट्रोल करते हुए युवराज से कहता है, युवराज सर, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि सुहानी को क्या पसंद है? युवराज लैपटॉप को ही देखते हुए कहता है, हम। विवेक युवराज को देखते हुए कहता है, सुहानी को अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो आप हो। विवेक का जवाब सुनकर युवराज की नज़र लैपटॉप से विवेक पर चली जाती है और वो उसे एकटक देखने लगता है। विवेक अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, युवराज सर, क्या आपको पता है, सुहानी ने हमें बस कुछ दिन पहले ही बताया कि वो आपसे प्यार करती है। लेकिन मुझे और निशा को ये बात 1 साल पहले से ही पता थी, क्योंकि ये बात सुहानी की आंखों में दिखती है और आपकी आंखों में भी। विवेक की बात सुनकर युवराज की आंखों का एक्सप्रेशन बदल जाता है, जिसे देखकर विवेक थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन आज उसने सोच लिया था कि वो अपनी बात पूरी करके ही जाएगा, चाहे इसके बाद युवराज उसका जो भी हाल करे। विवेक हिम्मत करके आगे कहता है, युवराज सर, मैं जानता हूँ कि आप भी सुहानी के लिए वही फील करते हैं, लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और आप नहीं चाहते कि सुहानी आपसे अटैच हो जाए और उसे बाद में तकलीफ हो। पर क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि मेरी, निशा या सुहानी की जान को खतरा नहीं है? नहीं ना, हम बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हर कदम में हमारा साथ देते हैं, और ऐसे इंसान कभी जाने नहीं देना चाहिए। विवेक की बात सुनकर युवराज भी सोच में पड़ जाता है। खतरा तो सुहानी की जान को भी था, तो क्या इस वजह से युवराज उससे प्यार करना छोड़ देता? बिल्कुल नहीं। लेकिन युवराज सुहानी से यही एक्सपेक्ट कर रहा था।
अब युवराज का दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया था और वो ये समझ गया था कि उसे आगे क्या करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कैसे करना है। विवेक अपनी बात पूरी करके युवराज के कमरे से बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है, युवराज के मुंह से निकलता है एसएस। लेकिन युवराज इसके आगे कुछ कहता नहीं, शायद उसे विवेक से ये कहना ठीक नहीं लग रहा था। युवराज की आवाज़ सुनकर विवेक रुक जाता है और फिर से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपनी स्माइल छुपाकर पीछे मुड़ता है और युवराज से कहता है, युवराज सर, कुछ लोग और कुछ बातें इतनी स्पेशल होती है कि सिर्फ उनके होने से मोमेंट खूबसूरत बन जाता है। इसके लिए फ्लावर्स, टेडी या गिटार लेकर गाने की ज़रूरत नहीं होती। ये कहकर विवेक कमरे से बाहर चला जाता है। विवेक ने युवराज के उस सवाल का जवाब दे दिया था जो वो पूछ नहीं पाया था। विवेक के जाने के बाद युवराज अपने बेड से उठकर उन बातों के बारे में सोचने लगता है जो अभी अभी विवेक ने उससे कहा था। कुछ घंटों बाद सुहानी युवराज से माफ़ी मांगने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही सुहानी युवराज के कमरे के अंदर आती है, उसे देखकर युवराज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आज पहली बार युवराज किसी के सामने इतना नर्वस हो रहा था। वो बस एकटक सुहानी को देख रहा था। सुहानी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज के दिमाग में क्या चल रहा है। वो युवराज के पास आकर थोड़ा घबराते हुए कहती है, युवराज सर, आई एम सॉरी, आई नो मैं कल से कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि आप मेरी जान बचाने के लिए ही मुझे वहाँ से लेकर आए थे, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा। सुहानी इतना ही कह पाती है तभी युवराज सुहानी के करीब जाकर उसकी कमर पकड़ते हुए उसे खुद के बहुत करीब कर लेता है। अब युवराज और सुहानी का चेहरा बेहद करीब था। सुहानी युवराज के इस मूव से शॉक्ड रह जाती है। वो हंकलाते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, ये आप क्या? युवराज सुहानी के होठों पर अपनी उंगली रखकर धीरे से कहता है, शशिश, कभी कभी तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। युवराज ने अपने एक हाथ से सुहानी की कमर को पकड़ रखा था। अपने दूसरे हाथ से वो सुहानी के चेहरे से उसके बाल हटाते हुए कहता है, तुमने कहा था ना, अगर मैंने कभी किसी से प्यार किया होता तो मुझे पता होता कि किसी को खोने का डर क्या होता है। युवराज आगे कहता है, मुझे पता है कि वो डर कैसा होता है, क्योंकि पिछले 1 साल से हर पल मेरे दिल में ये डर रहता है। पता है क्यों? सुहानी कोई जवाब नहीं देती, वो बस युवराज की आंखों में देखती रहती है। इस वक्त युवराज के साथ सुहानी की धड़कनें भी पूरी रफ्तार में थी। आज वो युवराज की आंखों में कुछ हिस्सा देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, बिकॉज आई लव यू सुहानी। एपिसोड 100। अब आगे। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी की आंखें बड़ी और नम हो जाती है। कुछ देर तक वो दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। फिर सुहानी कहती है, युवराज सर, आप मजाक नहीं कर रहे ना? युवराज सुहानी के माथे पर किस करता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब लाकर कहता है, बिल्कुल नहीं। अब सुहानी की आंखों से वो आंसू बाहर आ जाते हैं जो कब से उसकी आंखों में ठहरे हुए थे। युवराज बड़े प्यार से सुहानी के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहता है, क्या मैंने इतना बुरा प्रपोज किया है जो तुम रोने लगी? सुहानी नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, बहुत बुरा। युवराज सुहानी के और नजदीक जाकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, सच में? सुहानी हाँ में सर हिलाकर युवराज को कसकर गले से लगा लेती है। युवराज भी खुद को नहीं रोकता, वो सुहानी को अपनी बाहों में भर लेता है। आज उसने सुहानी को इस तरह से हक किया हुआ था जैसे वो उसे अब कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। युवराज की आंखें भी थोड़ी नम थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे जैसा वो है उसे बिल्कुल वैसे ही प्यार करेगा। सुहानी को जब पता चला था कि युवराज एक श्रापित इंसान है, तब भी उसके मन में युवराज के लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। युवराज को हमेशा इस बात पर हैरानी होती थी कि सुहानी उससे इस हद तक कैसे प्यार कर सकती है। वहीं सुहानी आज बहुत खुश थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी लाइफ में ऐसा भी कोई दिन आएगा जब युवराज उससे प्यार करने लगेगा और उसे एक्सेप्ट करेगा। वो युवराज की बाहों में सिमटी हुई थी और उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। युवराज और सुहानी इस वक्त बस एक दूसरे में खोए हुए थे और एक दूसरे की मौजूदगी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ समायरा खिड़की पर सर टिकाकर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। वो रक्षा की मौत की वजह से बहुत दुखी थी। साथ ही उसके मन में ये सवाल चल रहा था कि उस शाम गार्डन में उसे उस चाकू से किसने मारा था। समायरा जानती थी वहां सिद्धार्थ जरूर था, लेकिन उसने समायरा पर चाकू से हमला नहीं किया था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था।
अर्नव हर रात सोने से पहले एक बार समायरा को चेक करने जाता था। अर्नव समायरा के दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन हमेशा की तरह समायरा का कोई रिस्पांस नहीं आता। अर्नव दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और समायरा के पास ही उसी खिड़की पर बैठ जाता है। समायरा अब भी बाहर ही देख रही थी। अर्नव समायरा से कहता है, लगता है ये तुम्हारा फेवरेट प्लेस है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम यही बैठी मिलती हो। समायरा अर्नव की बात का कोई जवाब नहीं देती। अर्नव सीरियस होकर कहता है, समायरा, मुझे लगता है तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। इस तरह हर वक्त इस रूम में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, लेकिन इस तरह से अपनी तबीयत और ख़राब मत करो। समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अर्नव कहता है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ, लेकिन उसे शेयर करके तुम्हें बेहतर महसूस होगा। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। समायरा अर्नव की आंखों में देखते हुए कहती है, कुछ वक्त पहले मैं इस शहर में एक मकसद लेकर आई थी, जिसे पूरा करने में मैं फेल हो चुकी हूँ, और इसके बदले मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब मैं नहीं जानती कि मुझे आगे क्या करना है। समायरा ने ये सारी बातें अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा था। अर्नव समायरा से कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि तुमने क्या खोया है, लेकिन इतना पता है कि तुम फिर से कोशिश कर सकती हो। एक बार फेल होने से हम अपने मकसद को भूल तो नहीं सकते ना। समायरा अर्नव से नजरें फेरकर कहती है, अब सब खत्म हो चुका है, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। अर्नव कहता है, वहीं से जहाँ से खत्म हुआ था। हर अंत किसी न किसी चीज़ की शुरुआत होती है, तुम फिर वहीं से शुरू करो। आई एम श्योर इस बार तुम फेल नहीं होगी। ये कहकर अर्नव समायरा के कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव की बातें सुनकर समायरा सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो वहाँ से उठती है और उस कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देती है। समायरा अपने कबर्ड से एक लाल कपड़ा निकालकर उसे देखते हुए कहती है, अर्नव सही कर रहा है, मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। बस 3 महीने बाकी है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। समायरा वो लाल कपड़ा जमीन पर बिछा देती है और ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर युवराज और सुहानी अभी एक दूसरे की बाहों में वैसे ही खड़े थे। तभी सुहानी कहती है, युवराज सर। युवराज धीरे से कहता है, हम। सुहानी युवराज को खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए, मुझे अब जाना है। युवराज सुहानी पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए कहता है, नहीं। सुहानी कहती है, मुझे जाना है, निशा मेरा वेट कर रही होगी। युवराज कहता है, तुम आज कहीं नहीं जा रही, यही मेरे साथ रहोगी। अब सुहानी अपना चेहरा युवराज के चेहरे के सामने लाते हुए कहती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अभी भी युवराज ने सुहानी की कमर उतनी ही मजबूती से पकड़ी हुई थी। युवराज सुहानी के बाल ठीक करते हुए कहता है, क्यों नहीं रह सकती? सुहानी मासूमियत से जवाब देती है, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। युवराज कहता है, ठीक है फिर, कल सुबह कोर्ट जाकर शादी कर लेते हैं। सुहानी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं कर सकते। युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, अब शादी क्यों नहीं कर सकते? सुहानी कहती है, क्योंकि मैं अभी 20 साल की हूँ और इंडिया में लड़कियां 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती। सुहानी की कही बात को सोचते हुए युवराज कहता है, हाँ ये भी सही है। सुहानी फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तो अब मुझे जाने दीजिए। युवराज कहता है, ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो क्या? सुहानी क्यूरियस होकर कहती है। युवराज कहता है, अरे, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, मुझे उसका आंसर तो दो। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी अपनी नज़रें झुका लेती है, उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। इस तरह से सुहानी बहुत ही प्यारी लग रही थी और युवराज की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। सुहानी इसी तरह अपनी नज़रें झुकाकर शर्मा रही थी, तभी उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और उसे कुछ याद आता है। वो अपना मुंह बनाकर कहती है, नहीं। युवराज कहता है, क्या नहीं? सुहानी कहती है, आपको आपके प्रपोजल का जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? युवराज हैरानी से कहता है। सुहानी थोड़े गुस्से में कहती है, मैंने आपको कब प्रपोज किया था? युवराज याद करते हुए कहता है, 1 साल पहले। सुहानी उसी अंदाज से कहती है, और आप 1 साल बाद जवाब दे रहे हैं, तो आप भी अपना आंसर लेने 1 साल बाद ही आना। सुहानी की बात सुनकर युवराज को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, तो अब तुम मुझसे बदला लोगी? सुहानी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल, आपने पिछले 1 साल में मुझे बहुत परेशान किया है। युवराज कहता है, फेयर इनफ, लेकिन हम कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकते हैं, 1 साल बहुत ज्यादा हो जाएगा। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है,
एक काम कर सकते हैं, आप 1 साल के बदले मुझे 365 आई लव यू एक साथ कह दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। सुहानी के इस जवाब पर युवराज उसे मुस्कुराते हुए देखता रह जाता है। अब सुहानी खुद को युवराज से अलग करके जाने लगती है, तभी युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसके करीब जाता है और सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके फोरहेड पर एक किस कर देता है। सुहानी युवराज को देखते हुए कहती है, अब जाऊं? युवराज हाँ में अपना सर हिला देता है और सुहानी युवराज के कमरे से चली जाती है। युवराज बस मुस्कुराते हुए उसको देखता रहता है। सुहानी के जाने के कुछ देर बाद युवराज के चेहरे से वो स्माइल गायब हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, आई होप मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं। तुम्हारी तरफ मैंने अपने कदम तो बढ़ा लिए हैं, लेकिन अब खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। परसों हमें वो पहले कलश की अस्थियां खत्म करनी है। कुछ सोचकर युवराज आगे कहता है, मुझे वो अखंड ज्योति लेने के लिए भैरवनाथ के पास जाना होगा। फिर युवराज अपनी कार कीज उठाकर घर से बाहर चला जाता है। रात के 1 बजे थे। हमेशा की तरह पूरा शहर इस वक्त शांत था। आज चांदनी रात थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में चांद की चांदनी फैली हुई थी। जंगल के बीच सड़क पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में है। वो आदमी नशे में बड़बड़ाते हुए चल रहा था, तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। उस लड़के को देखकर वो आदमी अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि इस शहर में एक साया घूमता है जो रात को लोगों का शिकार कर लेता है? सिद्धार्थ उस आदमी की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ता है और कहता है, वो साया मेरा शिकार नहीं करेगा। वो आदमी हैरानी से सिद्धार्थ को देखते हुए कहता है, वो तुम्हारा शिकार क्यों नहीं करेगा? सिद्धार्थ कहता है, क्योंकि मैं उसके किसी काम का नहीं हूँ। सिद्धार्थ उस आदमी को ऊपर से नीचे देखकर कहता है, लेकिन तुम ऐसे रात को अकेले क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें उस साए से डर नहीं लगता? वो आदमी लड़खड़ाते हुए सिद्धार्थ के नजदीक जाता है और कहता है, नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। सिद्धार्थ कहता है, और वो क्यों? सिद्धार्थ का सवाल सुनकर वो आदमी अपने हाथ में रखी शराब की बोतल दिखाते हुए कहता है, इसकी वजह से। इसे पीने के बाद तो भगवान से भी डर नहीं लगता, तो वो साया क्या चीज़ है? तुम भी पीकर देखो। सिद्धार्थ हल्की हंसी के साथ कहता है, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और हाँ, कभी कभी डरना जरूरी होता है। सिद्धार्थ की बात उस आदमी को समझ नहीं आती। वो मुंह बनाकर कहता है, क्या? सिद्धार्थ कहता है, अभी समझा देता हूँ। ये कहते ही सिद्धार्थ आगे बढ़ता है और उस आदमी के सीने के बीचों बीच अपना हाथ रख देता है। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही आदमी के शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जोरदार बिजली का झटका लगा हो। सिद्धार्थ कुछ देर तक उस आदमी के सीने में हाथ रखता है और वो आदमी उसी तरह छटपटाते रहता है। कुछ देर बाद वो आदमी नीचे गिर जाता है और अब उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके शरीर में अब जान नहीं बची है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि कभी कभी डरना जरूरी होता है। ये कहकर सिद्धार्थ उस आदमी की लाश को ठिकाने लगा देता है और आगे बढ़ जाता है। सिद्धार्थ अकेले उस सड़क पर चल रहा था और उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। कुछ देर चलते हुए उसे सड़क पर एक औरत दिखाई देती है जो अपनी कार के पास खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसकी कार खराब हो गई हो। उस औरत को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बढ़ जाती है। सिद्धार्थ खुद से कहता है, एक ही रात में 2 शिकार, क्या बात है? ये कहकर सिद्धार्थ उस औरत की तरफ बढ़ जाता है। उस औरत की पीठ सिद्धार्थ की तरफ थी। उसने सफ़ेद रंग की एक चमकती हुई साड़ी पहनी थी और उसके लंबे स्ट्रेट बाल खुले हुए थे। पीछे से देखने पर उसका फिगर सिद्धार्थ को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। सिद्धार्थ उस औरत के पास जाकर कहता है, हे मिस, डू यू नीड एनी हेल्प? सिद्धार्थ की बात सुनकर वो औरत पीछे मुड़ती है। वो औरत और कोई नहीं, पद्मिनी सिंघनिया थी। सिद्धार्थ पद्मिनी के बारे में कुछ नहीं जानता था। पद्मिनी की खूबसूरती देखकर सिद्धार्थ की आंखें उस पर जम जाती है। पद्मिनी सिद्धार्थ से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मेरी मदद करोगे? सिद्धार्थ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। पद्मिनी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सिद्धार्थ पद्मिनी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, वैसे तो मुझे तुमसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम काम है, तो अभी मैं बस तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर पद्मिनी हंसते हुए कहती है, ठीक है, फिर ले लो।
पद्मिनी को ना घबराते देख सिद्धार्थ को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सिद्धार्थ पद्मिनी के सीने पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पद्मिनी को छूने से ठीक पहले सिद्धार्थ के हाथ रुक जाते हैं। ये देखकर सिद्धार्थ हैरान रह जाता है और अपना हाथ पद्मिनी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका हाथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पद्मिनी अभी भी उसी मुस्कान के साथ सिद्धार्थ को देख रही थी। कुछ देर बाद सिद्धार्थ खून से लथपथ एक पेड़ के सहारे बैठा था और उसके सामने पद्मिनी खड़ी थी। अब सिद्धार्थ खौफ के साथ पद्मिनी को देख रहा था। पद्मिनी थोड़ा झुकते हुए अपना चेहरा सिद्धार्थ के चेहरे के सामने लाती है और उसी मुस्कान के साथ कहती है, अगली बार किसी से उलझने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना, वरना तुम्हारी ये बेवकूफ़ी बहुत भारी पड़ सकती है। सिद्धार्थ लड़खड़ाती आवाज में कहता है, कौन हो तुम? पद्मिनी चेहरे पर गुस्से के भाव लाते हुए कहती है, मैं वो हूँ जो तुम्हारे शरीर को ही नहीं बल्कि तुम्हारी रूह को भी मौत से बदतर तकलीफ दे सकती हूँ। ये कहते हुए पद्मिनी गुस्से से सिद्धार्थ की आंखों में देखती है और फिर से सिद्धार्थ की दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगती है।